एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्जाम है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी जो लास्ट एग्जाम कल एक स्टूडेंट ने मेरे दिया, उनका फीडबैक ये रहा कि ट्रिकी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। यानी कि आप समझो कि जलेबी की तरह सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, घुमा फिरा के पूछना, और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है पेपर। तो मैंने जो आपको बताया कि चैप्टर 1 to 4 अच्छे से पढ़ लीजिए डिटेल में। चैप्टर 1 to 4, ठीक है, चैप्टर 1 से 4 तक, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे कल पूछा लोगों ने। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम एनआईएसएम कंडक्ट कराता है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। कुछ स्टूडेंट ने बहुत तारीफ की क्लास की। कुछ लोगों ने बोला सर आप फ्री में क्यों ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नोट्स चाहिए। तो मैं नोट्स का कोई यूज़ नहीं, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, गुड इवनिंग, तो आपको कोई मतलब नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स से आप पढ़ के पास नहीं हो सकते, ठीक है। केवल नोट्स के सहारे अगर आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, ना आप एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएंगे, ठीक है। आज के डेट में कंपटीशन हाई है। आपसे कोई क्यों खरीदेगा म्यूचुअल फंड? अगर एज अ कंपनी भी आप ज्वाइन करते हैं या खुद का अगर आप स्टार्ट करते हैं, क्यों लेगा जब आपको नॉलेज ही नहीं है? आज के डेट में कस्टमर ज्यादा नॉलेजेबल है, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज होता है। आप उनको सेल करने जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट, आपके सामने या आपके जाने के बाद वो उनको गूगल में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया, दुनियादारी हर जगह सर्च करते हैं। आपके द्वारा दिया गया फॉल्स नॉलेज, गलत नॉलेज, एक तो आपकी छवि भी बिगाड़ सकता है, दूसरा आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा भी नहीं। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने बताया। लेकिन अगर आप नॉलेज परफेक्ट रखते हैं, ठीक है, वो आज नहीं लेंगे आपसे, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर आपको याद करेंगे। तो इसलिए चैप्टर 1 to 4 अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नोट्स एमसीक्यू कुछ काम नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक नॉलेज सही ना हो, ठीक है। नोट्स किसके काम आता है? जब आप लास्ट टाइम एग्जाम के 24 घंटे पहले आपको रिवीजन करना है, उसके लिए नोट्स बनता है। नोट्स पढ़ के गारंटी वाली स्कीम काम नहीं आती आजकल के एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आज अपन चैप्टर 5 को देख लेते हैं। तो चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर्स, ठीक है। स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन में होते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि स्कीम के इंफॉर्मेशन होगी उसमें, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी होता है। तो पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। सभी में होता है म्यूचुअल फंड में। तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या है? ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट इन्वेस्टर रिक्वायर आर अवेलेबल इन द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे स्कीम इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग अ इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहां से आप इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है। द suitability of mutual fund scheme to a investor depend upon feature of a scheme and matching it to the need of investor from the investors। तो इस से क्या पता चलता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है कि नहीं है, उसके फीचर्स मैच करते हैं कि नहीं, कि इन्वेस्टर की नीड क्या है, जरूरत क्या है इन्वेस्टर को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसकी नीड को मैच कर रहा है कि नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसकी नीड को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है।
Investor need to note that their investment are governed by principle of caveat emptor, let the buyer beware। यानी कि इन्वेस्टर को क्या है कि इन्वेस्टमेंट को क्या, इन्वेस्टर को क्या पता होना चाहिए कि बायर को सब कुछ पता है, लेट द बायर बीवेयर, यानी कि सब कुछ उनको पता होना चाहिए। इन्वेस्टर इज प्रिज्यूम टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम। तो एज अ इन्वेस्टर ये समझा जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में स्कीम ले रहे हैं तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है और स्कीम को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, द पर्सन साइनिंग द एप्लीकेशन हैज लीगली एक्सेप्ट द टर्म ऑफ ऑफर। तो अगर आपने साइन किया वो डॉक्यूमेंट्स को, तो आपने लीगली कॉन्ट्रैक्ट को में साइन किया है। ठीक है, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी और किसी की नहीं। ठीक है, देयर आर टू डॉक्यूमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट म्यूचुअल फंड स्कीम, स्कीम इन्फॉर्म डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एसआईडी बोलते हैं और एसएआई बोलते हैं। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या डिटेल मिलती है, पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टेट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और एएमसी जो ऑफर कर रहे हैं स्कीम को। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इट स्टैंड टू रीजन दैट सिंगल एसएआई इज रिलेवेंट फॉर ऑल द स्कीम ऑफर बाय द म्यूचुअल फंड। ठीक है, एसआईडी और एसएआई टू सेपरेट डॉक्यूमेंट है। लीगली टेक्निकली इज दैट एसएआई इज पार्ट ऑफ एसआईडी। ठीक है, ये याद रखिएगा, एसएआई जो है वो पार्ट है एसआईडी का। ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी है, आता है यहां से क्वेश्चन। अगर कोई पार्ट समझना है प्लीज मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये चैप्टर एक एक लाइन समझना जरूरी है। ठीक है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स को both document are prepared in the format prescribed by सेबी एंड सबमिटेड टू सेबी। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट को सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए फॉर्मेट में प्रिपेयर करना होता है और सेबी को सबमिट भी करना पड़ता है। द कंटेंट नीड टू फ्लो इन द सेम सीक्वेंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जैसा फॉर्मेट सेबी ने दिया है वैसे ही आपको कंटेंट बनाना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इज द परमिटेड टू एड एनी अदर डिस्क्लोजर विच इट फील इज मटेरियल फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, जैसा सेबी ने बताया, ऐसा नहीं कि आपने बहुत अट्रैक्टिव बना दिया कि लोग लुभावने वादे कर दिए, ऐसा नहीं। आपको जो सेबी ने फॉर्मेट बना के दिया है उसी में आपको एसआईडी एसएआई बनाना है। सिंस इन्वेस्टर आर नॉट सोफिस्टिकेटेड एक्सपर्ट ऑफ फिनेंस और लॉ, इन्वेस्टर को ज्यादा फाइनेंस के बारे में नहीं पता है, लॉ के बारे में नहीं पता है, तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में क्लियर, कॉन्साइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये तीन चीज याद रखिएगा, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर, कॉन्साइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। सी सेबी कोई भी डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, केवल वो अपने ऑब्जर्वेशन देते हैं, अप्रूव डिसअप्रूव नहीं करते। और जो भी ऑब्जर्वेशन वो देते हैं उनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट इन मार्केट आर वेटेड बाई सेबी, वेटेड होता है VETT, अप्रूव नहीं होता। ठीक है, ड्राफ्ट SID एंड SAI आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेबी की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। फाइनल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको एम्फी के साइट में मिल जाएगा जब इशू ओपन होता है उसके 2 दिन पहले। ठीक है, 2 days बिफोर द ओपनिंग डेट। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में एग्जाम भी थोड़े टफ आने लगे हैं। आप अच्छी खासी फीस दे के वो एग्जाम में बैठेंगे, जब NISM के सेंटर में जाएंगे आपको उतनी फीस पटा के, इतनी मेहनत करके आप वो सेंटर में जाएंगे, अपने 2 hours वहां पे देंगे, तो पढ़ना जरूरी है उसके लिए। स्टडी, स्टडी के बाद आप जाइए, अच्छा अच्छे से प्रिपेयर करिए,
थोड़ा और टाइम दे दीजिए खुद को। ठीक है, आज के 2025 में इज्जत उसी की है जिसको नॉलेज है। नॉलेज है तभी आप किसी को समझा सकते हो, वरना सोशल मीडिया में बहुत पड़े हैं ज्ञान देने वाले, 2-4 दिन लोग उनके वीडियोस देखते हैं, लेकिन समझ में आ जाता है कि ये हवाबाजी है तो छोड़ देते हैं। तो वैसे भी लोग फिनेंस में एक्टिव है, ठीक है, वैसे भी लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन कब तक? एक बार जब इमेज खराब हो गई तो कुछ नहीं मिलने वाला फिर आपको आगे। ठीक है, अगर आपको, वो बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा, लॉन्ग रेस, वो बनना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एसआईडी और एसएआई टुगेदर आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर। दोनों से इंफॉर्मेशन मिलती है इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, देयर आर ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है। ठीक है, सिंस द इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दिस डॉक्यूमेंट सर्व द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, यूनिट ऑफ स्कीम आर ऑफर टू इन्वेस्टर थ्रू द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बाय साइनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेकिंग अ पेमेंट। Investor is accepting the offer and by issuing unit against such a acceptance, mutual fund then complete the contract। ठीक है, फिर होता है, इसको और डिटेल में बताया गया, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सेट forth the information about the scheme that prospective investor ought to know before investing। एसआईडी में आपको वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से देख पढ़ना है। एसआईडी रिमेन इफेक्टिव अंटिल मटेरियल चेंज, यानी कि कुछ भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट, कुछ भी चेंज हो रहा है तब तक वो इफेक्टिव है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर चेंज आर फाइल विथ सेबी एंड कम्युनिकेट टू द इन्वेस्टर। कुछ भी चेंज होता है तो आपको चेंज को सेबी तक पहुंचाना है और कम्युनिकेट करना है इन्वेस्टर को, पब्लिकली नोटिफाई करना है न्यूज़पेपर में। ठीक है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रेगुलेशंस। कोई भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होता है, ठीक है, इस अगर कुछ भी चेंज होता है तो आपको सेबी को भी इन्फॉर्म करना है, फाइल करना है इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेट करना है इन्वेस्टर से। ठीक है, फिर है कंटेंट ऑफ स्कीम इन्फॉर्म डॉक्यूमेंट्स। इट इज एसेंशियल टू रीड एंड अंडरस्टैंड। एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना है। एसआईडी फॉर्मेट इज प्रोवाइडिंग इन अपेंडिक्स 4, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, रिफर टू द अपेंडिक्स ऑन डाउनलोड एसआईडी फ्रॉम वेबसाइट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड गो थ्रू सेक्शन डिस्कस बिलो। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द कवर पेज, अब कवर पेज कैसा होता है ये भी आता है, देखो ये जितनी चीजें बता रहा हूं ना सब आता है। कवर पेज कैसा होता है, जिसमें स्कीम का नाम लिखा रहता है, जैसे ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, इंटरवल है, ठीक है, इक्विटी है, डेप्ट है, लिक्विड है, हाइब्रिड है, तो कवर पेज में आएगा। और ऑल्सो मेंशन द फेस वैल्यू ऑफ यूनिट बीइंग ऑफर, कितने फेस वैल्यू में आपने यूनिट ऑफर की है। ठीक है, रिलीवेंट एनएफओ, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, रीओपनिंग कब होगी, डेट ऑफ एसआईडी क्या है, नेम क्या है म्यूचुअल फंड का, नेम एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एएमसी ट्रस्टी कंपनी, ये सब कवर पेज में आएगा। कवर पेज हैज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड क्लॉज। एवरी इन्वेस्टर आउट टू नोट पर्टिकुलर ऑफ स्कीम हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद सेबी रेगुलेशन 1996। ठीक है, जो भी कवर पेज में जो स्कीम का दिया गया है डिटेल, वो सेबी की गाइडलाइन के अनुसार ही वैसा कवर पेज बनाया जाता है। ठीक है, और अमेंड टिल डेट फाइल विद सेबी अलोंग विद ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एएमसी। असेट मैनेजमेंट कंपनी का ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए। ठीक है, अपेंडिक्स 4 याद रखिएगा, कवर पेज, और ये अपेंडिक्स 4 वाला जो मैंने आपको बताया कि एसआईडी का फॉर्मेट कहाँ कैसा होना चाहिए, अपेंडिक्स 4 के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्कीम इंफॉर्मेशन का टेबलेट ऐसा होता है, टेबल ऑफ, यस, एनी क्वेश्चंस कम, यस, ड्यू, यस,
ड्यू डिलीजेंस, इसका मतलब आप पूछ रहे हैं, हिंदी में बताऊं? इसका मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वैल्यू को आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, ठीक है। स्पेशलाइज द्वारा, कोई ऐसा नहीं है नॉर्मल आदमी, जो आपके द्वारा स्पेशली, जिन्होंने अ, यानी कि आप ये समझिए कि एक्सपर्ट टीम के द्वारा उसके एक एक पॉइंट और वैल्यू को आपने देखा है और उसको लिखा है, उसको आपने प्रिस्क्राइब भी किया है उस फॉर्मेट में, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट, हाईलाइट, इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर, स्टैंडर्ड, स्कीम, ये पूरा फॉर्मेट है इसका, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम, यूनिट एंड ऑफर, फीस एक्सपेंस, राइट ऑफ यूनिट होल्डर। फीस और एक्सपेंस ये जरूरी पार्ट है ना, कि आप 100 रुपया ले रहे हैं एसआईपी या म्यूचुअल फंड में, तो फीस और एक्सपेंस कितना आएगा इन्वेस्टर्स को उसके उसके पीछे, तो ये भी बताना है, पेनाल्टी लिटिगेशन भी बताना है, ठीक है। फिर होता है एलिजिबल इन्वेस्टर्स, द सेगमेंट ऑन न्यू फंड ऑफर, एनएफओ और ongoing offer detail in section 3 subsection A and B respectively of in scheme information document provide list of category of investor। ये कहां से? सेक्शन 3 सब सेक्शन ए एंड बी, यहां पे बताया गया है कि कौन से लिस्ट, जो एक लिस्ट दी गई है, वो इन्वेस्टर्स एलिजिबल हैं उस स्कीम के, ठीक है। जो उस लिस्ट में नहीं है वो नहीं है एलिजिबल, ठीक है। यस। हाँ, वो डिटेल देते हैं, उसके बारे में अभी अब अपन आगे चर्चा करेंगे, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं और कितने परसेंट, कितना वेटेज है एक एक को, वो भी डिटेल देना पड़ता है। अभी अपन इन्वेस्टर्स में आए हैं, नीचे और भी आएगा, ठीक है। स्कीम की सुटेबिलिटी क्या है, ठीक है, कितना सुटेबल है। सुटेबिलिटी ऑफ स्कीम डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर, जैसे आपकी फाइनेंस नीड कितनी है, रिस्क और रिटर्न प्रेफरेंस आपका कैसा है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कैसा है, ठीक है, ये सब चीजें। रिस्कोमीटर एक आता है, याद है? रिस्कोमीटर, स्टेटमेंट ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ स्कीम। तो रिस्क कितना है, लो है, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, हाई, ये रिस्कोमीटर में आपको दिखाना है कि आपका जो एसआईपी है या जो फंड है वो कितना रिस्की है, ये भी बताना है, ठीक है। लो रिस्क होता है, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई रिस्क, फिर हाई रिस्क, फिर वेरी हाई रिस्क। सबको कैलकुलेट किया जाता है ना, कि कौन कितना रिस्कियर है, ठीक है, ये रिस्कोमीटर के द्वारा पता चलता है, ठीक है। द रिस्क इन स्कीम आर लिस्टेड इन सेगमेंट ऑन रिस्क फैक्टर इन सेक्शन 1 सब सेक्शन ए ऑफ द एसआईडी, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। Standard or general risk factor that affect all mutual fund scheme. These include risks that arise from nature of mutual fund investment, possibility of volatility in value of unit of the scheme, ठीक है, द स्पॉन्सर, ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो चेंज, देयर इज नो गारंटी और एश्योर रिटर्न इन द स्कीम, ठीक है। म्यूचुअल फंड में ये सब रिस्क होते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा। Sponsor are not responsible for or liable for any loss arising out of the operation of the scheme beyond the contribution made by each sponsor towards setting up the scheme. Past performance are only indicative। जैसे लोग बताते हैं ना, पास्ट लास्ट 5 साल से 50% का रिटर्न दे रहा है, वो केवल इंडिकेटिव है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा होगा। एवरी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर टू म्यूचुअल फंड स्कीम आर लिस्टेड इन द सेक्शन, आपको पूरे रिस्क को लिखना है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो आप एक काम ये कर सकते हैं,
कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड का जो ये एसआईडी है उसको निकालिए, पढ़िए, आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटी में है क्रेडिट रिस्क, जिसमें फिक्स इनकम है ना, उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, प्राइस रिस्क भी है, लिक्विडिटी रिस्क है, प्रीपेमेंट रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। ठीक है, ये फिक्स इनकम के लिए। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में कौन से रिस्क है? प्राइस वोलेटिलिटी, अनलिस्टेड सिक्योरिटी है हायर लिक्विडिटी लिक्विडिटी रिस्क। लिस्टेड सिक्योरिटी में ऑल्सो बी सुटेबल सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी रिस्क फ्रॉम लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है उसमें भी रिस्क है। ठीक है, आप बेच ही नहीं पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे, वॉल्यूम ही नहीं है, किसको बेचोगे आप? ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क वही होता है। प्री पेमेंट यानी कि पहले सभी ने पैसे मांग लिए तो क्या कर लोगे? इंटरेस्ट रेट हाई लो हुआ उसका रिस्क। क्रेडिट रिस्क यानी कि कोई डिफॉल्ट ना कर दे। फिक्स इनकम तो है लेकिन जिस कंपनी से इनकम आनी है वही बंद हो गया तो क्या कर लोगे? द स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाई स्कीम फंड मैनेजर विल ऑल्सो अफेक्ट द रिस्क इन द स्कीम। ठीक है, द टाइप ऑफ स्कीम डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्कीम ब्रीफली। इट categorize the scheme as open-ended, close-ended, interval, balance, income, equity और debt, liquid और ETF oriented। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन ए इन द एसआईडी। तो ये सब चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, सेक्शन, सब सेक्शन। ठीक है, द सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ द एसआईडी आल्सो डिस्क्राइब द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम दैट हेल्प इन्वेस्टर मैच देयर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी बताया जाता है। ठीक है, जिससे एज अ इन्वेस्टर मेरे को हेल्प मिलेगी, भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी बताया जाता है, सेकेंडरी भी बताया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन से आपको ये हेल्प मिलती है कि आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है वो। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन सी ऑफ एसआईडी डिस्क्राइब असेट एलोकेशन ऑफ द स्कीम। आपने अभी पूछा था ना कि कितना असेट अलोकेट करना है, वो यही चीज है कि कौन सी कंपनी में करना है, विच इज द पोर्शन ऑफ नेट असेट ऑफ द स्कीम दैट विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट असेट क्लास। कितने पोर्शन में होगा, सच एस इक्विटी, डेब्ट और अदर, अपार्ट फ्रॉम असेट्स, लेवल ऑफ ईच ऑफ दिस असेट क्लास, वो भी आपको प्रोवाइड करना है। कितना रिस्क है, लेवल ऑफ रिस्क इन ईच असेट, इक्विटी में कितना है, डेब्ट में कितना है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट स्कीम इज लाइकली टू इन्वेस्ट। तो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी बताना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में। ठीक है, ये सब सेक्शन 2, 3, ई, ए, बी, सी, डी और ये ई, यहां तक तो आपको पढ़ना याद तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा दोस्त। अच्छे नंबर लाने हैं तो समझना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई, अगर आपको इतना नॉलेज हो गया तो सामने वाले को आप हर चीज समझा सकते हो कि सर देखिए इस पेपर में हर चीज, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो बाइंग यूनिट ऑफ स्कीम फ्रॉम म्यूचुअल फंड तो दो टाइप की होती है। ओपन एंडेड, द इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट ऑफ स्कीम ड्यूरिंग अ न्यू एनएफओ पीरियड एंड इन कंटिन्यूस न्यूइंग इन्वेस्टमेंट पीरियड एज डिफाइंड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एट एप्लीकेबल एनएवी। ठीक है, क्लोज एंडेड में इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट ऑफ स्कीम फ्रॉम म्यूचुअल फंड ओनली ड्यूरिंग एनएफओ। केवल जब न्यू फंड ऑफर चलता है तभी आप म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो। ठीक है, इन द केस ऑफ इंटरवल स्कीम इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड एट द टाइम ऑफ द एनएफओ और ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन पीरियड एट द एप्लीकेबल एनएवी। ओपन एंडेड में आप कभी भी बाय कर सकते हो। ठीक है, जो भी उसकी एनएवी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी। क्लोज एंडेड में जब तक एनएफओ ओपन है तभी तक आप बाय कर सकते हो। ये अलग है कि क्लोज एंडेड वाप सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड करता है। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑन कवर ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीम आर ओपन एंडेड, क्लोज
date and interval along with the line on when unit will be offered by mutual fund give the information that investor require। ठीक है, इसीलिए चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, इतने सारे सेक्शन सब सेक्शन लगा के बैठे हैं लोग। ठीक है, अप्लाइंग फॉर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आपको दोनों को साथ में पढ़ना है। गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कीम ऑफ यूनिट ऑफ स्कीम। ठीक है, अब एसआईडी के अंदर सेक्शन 3 सब सेक्शन ए और बी में आपको एनएफओ और ऑनगोइंग ऑफर इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 2 ऑफ एसएआई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, पॉइंट एट विच द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड, कब आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, मोड ऑफ पेमेंट फॉर परचेस मोड क्या है, डिटेल टू प्रोवाइड ईच ऑप्शन अवेलेबल फॉर पेमेंट एंड रेस्ट्रिक्ट मोड सच एज द थर्ड पार्टी पेमेंट विथ एक्सेप्शन, आपको थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको मैंडेटरी इंफॉर्मेशन के साथ पी पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, कंप्लायंस यानी कि केवाईसी, expectation of the to the rule, cut off time for submission of application, facilities, mode available for transaction in the unit, regulation specify for any special category of investors such as minor, NRI, PIO, ये सब भी बताना है। ठीक है, कि आप माइनर हो, एनआरआई हो, ठीक है, पीआईओ हो। ठीक है, आपको फैसिलिटी ये भी अवेलेबल है कि आप अपनी होल्डिंग डीमेट फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यस क्वेश्चंस, म्यूचुअल फंड में कितने अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मीन्स आपका खुद का अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। 5, हाँ वो आगे पढ़ेंगे। इमरान अली जी ने आंसर दिया है 5। सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं आप, बैंक अकाउंट की ना। हाँ 5 बोल रहे हैं सर, ये अभी आगे अपन पढ़ेंगे, इसी में सब चीज डिटेल यही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके देख लेते हैं कितना है। The information available in SID under Section 3, subsection A and B respectively for NFO and ongoing offer provide the information on price at which investor can purchase or redeem it। ठीक है, परचेज और रीपर्चेज कैसे कर सकते हैं उसका ये सेक्शन 3 सब सेक्शन ए एंड बी में डिटेल दिया है। लोड स्ट्रक्चर क्या है, segment on load structure under segment 4 subsection C of SID describe the impact of load on redemption price of the unit। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट अन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट। तो द सेगमेंट ऑन हाईलाइट समरी ऑफ स्कीम अवेलेबल एट बिगिनिंग ऑफ द एसआईडी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एसआईडी सेक्शन 3 सब सेक्शन ए रिस्पेक्टली फॉर एनएफओ। ठीक है, मिनिमम अमाउंट फॉर विच रिडेम्पशन रिक्वेस्ट हैव टू बी मेड इज ऑल्सो मेंशन्ड। तो प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल अंडर स्कीम। ठीक है, सेगमेंट ऑफ हाईलाइट समरी ऑफ स्कीम अवेलेबल एट बिगिनिंग ऑफ एसआईडी। तो सेक्शन 3 और सब सेक्शन ए और बी के तहत एनएफओ और ऑनगोइंग ऑफर प्रोवाइड डिटेल ऑफ डिफरेंट प्लान, रेगुलर और डायरेक्ट। इसमें आपको प्लान भी बताना है रेगुलर है कि डायरेक्ट है, फॉर मेकिंग द पेमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पे आउट भी बताना है आपको, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कैपिटल विड्रॉल प्लान कैसा होगा, ग्रोथ है। ठीक है, आपको ग्रोथ उसमें मिलेगी कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होगा कि डिविडेंड स्विप होगा, ये भी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ टू अप्लाई फंड इन सेक्शन सेगमेंट 2 ऑफ एसएआई।
ठीक है, दिस इंक्लूड ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विथ म्यूचुअल फंड, आइदर फिजिकली और वाया इंटरनेट, थ्रू चैनल डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर. दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसआईडी. तो अप्लाई कैसे कर सकते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, स्टॉक एक्सचेंज से लेना है, कि अदर मोड जो भी है उनसे लेना है. लिक्विडिटी एंड रिडेम्पशन कितने हैं? ठीक है, सेगमेंट ऑफ हाईलाइट एंड समरी में आपको सेक्शन 3 के तहत ये भी बताना है कि आपका कट ऑफ टाइम क्या है सबमिटिंग द रिक्वेस्ट, एंड हाउ द रिक्वेस्ट कैन बी मेड एंड मोड बाय विच द पेमेंट विल बी मेड फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स. कैसे पेमेंट होगा, आपको रिक्वेस्ट कैसे करनी है, फॉर्म कैसे सबमिट करना है, वो लिक्विडिटी एंड रिडेम्पशन स्कीम में आपको बताना पड़ेगा. फीस, एक्सपेंस एंड ट्रांजेक्शन चार्ज. ठीक है, सेक्शन 4 के तहत आपको एक्सपेंस, फीस एंड लोड जो अफेक्ट करता है रिटर्न टू द इन्वेस्टर इन द स्कीम, ये भी आपको बताना है. आप कितना फीस चार्ज कर रहे हो स्कीम में, और वो एनएवी में कितना रिफ्लेक्ट करेगा या एडजस्ट करेगा, वो भी आपको बताना है. लोड आर पेड बाय द इन्वेस्टर. जो लोड्स होते हैं ना, वो भी इन्वेस्टर के द्वारा पेड किए जाते हैं आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू. आपने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए जो इन्वेस्ट किया है उसमें लोडिंग फैक्टर भी लगता है, एक्सपेंस भी लगते हैं, फीस भी लगती है. ठीक है, और एग्जिट टाइम में लगता है ना लोड. तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको बताने हैं कि इन्वेस्टर उसको अच्छे से समझ सके. ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैसिलिटी, ये सेक्शन 3 के तहत आपको बताना है कि प्रोडक्ट और उनकी फैसिलिटी क्या है. ठीक है, जैसे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है, ठीक है, स्विच ऑप्शन है, ट्रांसफर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान है, ये सब चीजें आपको बतानी है. फिर सेक्शन 3 ऑफ एसआईडी के तहत सब सेक्शन सी में आपको बताना है, आपको पीरियडिक डिस्क्लोजर करना है, इन्वेस्टर कैन एक्सेस द करंट वैल्यू ऑफ यूनिट, आपकी करंट यूनिट कितनी है, परफॉर्मेंस कैसा है स्कीम का, पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम क्या है. पोर्टफोलियो, स्कीम आपने पैसे डाले हैं, उसमें क्या कौन से स्टॉक्स हैं या कौन से डेब्ट फंड यानी कि कौन सी सिक्योरिटीज हैं, वो भी आपको बतानी है. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम एंड दैट बेंचमार्क इज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन जे ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एसआईडी. ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो पड़ेगा दोस्त. तो ठीक है, इसको आप जितने अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप मानिए कि ये आपको बोनस नंबर दिला के जाएगा एग्जाम में. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्कीम एनएवी पर यूनिट, तो ये कहां से होगा, सब सेक्शन डी ऑफ सेक्शन 3. वो आपको एसआईडी में प्रोवाइड होगा, डिटेल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी. टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, वो सेक्शन 3 सब सेक्शन सी में प्रोवाइड होगा कि आपके ऊपर कौन से टैक्स लॉ एप्लीकेबल हैं, जो आपने इन्वेस्टिंग जो म्यूचुअल फंड में किया है उसमें कौन से लॉ में आप आते हैं टैक्स लॉ के तहत. ठीक है, फिर होता है देयर आर डिस्कस्ड इन सेक्शन 1 ऑफ एसआईडी. फंडामेंटल एट्रीब्यूट क्या है, important to understand the fundamental attribute should be in the SID. This is explained in box 5.1. ठीक है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट यानी क्या होता है, टाइप ऑफ स्कीम क्या है, ओपन है, क्लोज है, इंटरवल है, सेक्टर कौन सा है, फंड है, इक्विटी है, बैलेंस है, इनकम है, इंडेक्स है, और कोई भी टाइप का है. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ चाहिए आपको, या इनकम चाहिए हर महीने हर साल, या दोनों चाहिए. और टेनेटिव पोर्टफोलियो में आपका ब्रेकअप कैसा है, इक्विटी है, डेब्ट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तीनों को मिला के कितना है, ये सब भी देखना है. ठीक है, द ब्रॉड फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम असेट एलोकेशन, तो आपका मिनिमम एलोकेशन कितना है, मैक्सिमम एलोकेशन कितना है, ये सब चीजें भी आपको देखना है. ठीक है, टर्म ऑफ इशू, लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग, रीपर्चेस और रिडेम्पशन, एग्रीगेट फीस कितना है, एक्सपेंस कितना लगना है. ठीक है, ये सब चीजें भी देखनी है आपको. स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन,
हैज स्टेटूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और एएमसी दैट इज ऑफरिंग द स्कीम। ठीक है। अ सिंगल एसआई रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफर बाय अ म्यूचुअल फंड। सिंगल एसआई ऑल स्कीम ऑफर बाय अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। ठीक है। ये आपका कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कहां से मिलेगा? अपेंडिक्स 5 में। ठीक है। अपेंडिक्स 5 में कंटेंट क्या है और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ म्यूचुअल फंड तो सेक्शन 1 ऑफ द एसएआई। ठीक है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन 2 ऑफ एसएआई। राइट ऑफ यूनिट होल्डर सेक्शन 3 ऑफ एसएआई। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म सेक्शन 4 ऑफ एसएआई। टैक्स लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन 5 में। इन्वेस्टर ग्रीवेंस ये मिलेगा सब सेक्शन सी ऑफ सेक्शन 5 एसएआई में। देखिए एसएआई और एसआईडी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको का स्कोर तय करेगा आप कितना अच्छा करने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है। और आज के डेट में, आज के समय में मैं यही चीज बोलूंगा कि भैया तैयारी परफेक्ट रखो। कौन सा पेपर कितना डिफिकल्ट आएगा या कितना इजी आएगा वो एग्जाम लेने वाले के ऊपर है। हमको अपनी तैयारी परफेक्ट रखनी है। ठीक है। अगर कुछ करना है, आगे तरक्की करनी है फाइनेंस में, तब की बात है। नहीं करना है, 1-2 साल में अपना ट्रैक चेंज करके कोई और फील्ड में चले जाना है या टाइम पास करना है तो बात अलग है। अगर मेहनत करनी है, नाम कमाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, स्टडी तो करनी पड़ेगी। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है। इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि हम इन्वेस्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरे स्कीम पढ़े हुए हैं। ऐसा तो प्रैक्टिकली होता नहीं है। Circulation of the same along with application form is too difficult and costly, especially if printed form are to be distributed. In order to ensure the investor get access to sufficient information, तो उनको की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मैंडेटरी सर्कुलेट करना है विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। KIM आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उनको की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देंगे। ठीक है। इसका फॉर्मेट किस में मिलता है? अपेंडिक्स 6 में। ठीक है। KIM में आपको समरी मिलेगा SID और SAI का। ठीक है। आपको पूरे की पॉइंट मिल जाएंगे इन्वेस्टर्स को कि आपको डिसीजन लेना है, सुटेबल है कि नहीं है, सेबी का रेगुलेशन कैसा है। ठीक है। सेबी के रेगुलेशन के अनुसार आपको देना ही देना है सभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ KIM। KIM फॉर्मेट जो है अपेंडिक्स 6 में है। अपन अभी तक देख लिया अपेंडिक्स 4, 5, 6। अब ये इसमें से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 1 नंबर का। अब जिसके 48 आते हैं उनके 50 आने के लिए 3 को तो पढ़ना पड़ेगा, और जिनके 50 आते हैं उनको 60-70 स्कोर करना है, तो ये सब चीजों को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है। जित तो KIM में क्या क्या चीजें रहती? नेम ऑफ AMC म्यूचुअल फंड ट्रस्टी फंड मैनेजर स्कीम इशूइंग ओपन, इशू क्लोज कब हो रहा है, रीओपन कब होगा, सेल के लिए रीपर्चेस कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, असेट एलोकेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है। प्लान ऑप्शन क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, डिविडेंड पॉलिसीज क्या है, एक्सपेंस क्या है, सब चीजें। ठीक है। अब ये आ गया एड एंड डम। SID SAI और कीम नीड टू बी अपडेट पीरियडिकली। आपको समय समय में इन तीनों को अपडेट करना है। The interim change are updated through the issuance of such addendum. The addendum in considering to be part of scheme related document and must accompany the KIM. ठीक है। अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी प्रोविजन अपडेशन करना है आपको SID का। ठीक है। तो कब करना है? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आपका स्कीम लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है। या तो पहले हाफ में या सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ फॉलो इन केस ऑफ चेंज इन ओपन एंडेड एंड क्लोज इंटरवल।
ठीक है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट इन टर्म ऑफ रेगुलेशन 1815A। इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ोगे कुछ ना कुछ तो फंसेगा दोस्त। ठीक है, इतने सारे रेगुलेशन आपको कस्टमर को नहीं बताने हैं, नहीं तो स्कीम लेगा भी नहीं आपसे, लेकिन उनको पूरी नॉलेज देनी है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट है कि एडेंडम कब आना है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ और नेक्स्ट 6 मंथ में। ये जितने रेगुलेशंस हैं ये इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, addendum to the existing SID shall be issued and display on AMC website immediately। ठीक है, SID shall be revised and update immediately after completion of duration of exit option। ठीक है, और पब्लिक नोटिस shall be given in respect of such change in one English newspaper जो नेशनल वाइड सर्कुलेट होता है, और एक आपको रीजनल लैंग्वेज के लैंग्वेज ऑफ रीजन वेयर द हेड ऑफिस द म्यूचुअल फंड इज सिचुएटेड, जहां भी आपका हेड ऑफिस है वहां पे भी देना है। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्त। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो नेशनल वाइड हो, पूरे देश में वो सर्कुलेट होता हो। दूसरा न्यूज़पेपर वो, मान लीजिए आपके हेड ऑफिस जहाँ पे है, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में है तो कलकत्ता में अगर हेड ऑफिस है तो आपको वहाँ के रीजन की लैंग्वेज के अनुसार उस न्यूज़पेपर में आपको नोटिस देना है जो भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है यहां से। भले ही रेगुलेशन 1815 क्या है ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये न्यूज़पेपर वाला तो डायलॉग पूछता ही पूछता है। अपडेशन ऑफ एसएआई, रेगुलर अपडेट हैज टू बी डन। एसएआई हर 3 महीने में अपडेट होता है, एवरी फाइनेंशियल ईयर। मटेरियल चेंज हैव टू बी अपडेट ऑन ऑनगोइंग बेसिस, और वेबसाइट म्यूचुअल फंड और एमफी में आपको अपलोड करना है। केआईएम जो है वो अपडेट कब होता है, एटलीस्ट वंस इन अ हाफ ईयर, विथ इन अ 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव हाफ ईयर। ठीक है, साल में एक बार होता है, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव हाफ ईयर, है ना। बेस्ड ऑन रिलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ सेप्टेम्बर मार्क shall be filled with SEBI forthwith through the electronic mode only। ठीक है, अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर निकालना है एनएवी, तो आपके पास कितने यूनिट हैं और एनएवी कितना चल रहा है उसका। जैसे मेरे पास 100 यूनिट है और उसका यूनिट एनएवी 22 है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 2200 रुपया। लेकिन एक साल बाद हो सकता है वो 22 की जगह 28 हो जाए या 22 की जगह 18 हो जाए, तो ये भी अपन निकाल सकते हैं। इसको अपन चैप्टर 9 में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिस्क्लोजर भी देना है आपको, डिस्क्लोजर ऑफ डेली एनएवी। आपको डेली एनएवी आज के डेट में सब देख सकते हैं अपने। ठीक है, ईच स्कीम एनएवी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस डे। ठीक है, द सेम इज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ एएमसी। म्यूचुअल फंड डिक्लेयर द नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम ऑन एवरी बिजनेस डे। हर दिन के आखिरी में आपको उसका एनएवी बताना है, जिसको एमफी में आप अपलोड कर सकते हो, एमफी की वेबसाइट में। ठीक है, ओपन एंडेड का जो एनएवी है वो कैलकुलेट होता है ऑल बिजनेस डे, और प्रेस में रिलीज भी होता है। इन लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड एनएवी आर डिक्लेयर ऑन संडे एंड हॉलीडे एज वेल। जो ओवरनाइट और लिक्विड होते हैं वो संडे और हॉलीडे में भी पब्लिश्ड होते हैं, एक्चुअल होता है वो। ठीक है, SEBI has revised the time limit of disclosure of any of mutual fund scheme invested overseas। इसका ओवरसीज के जो म्यूचुअल फंड है उसका भी उन्होंने टाइम डिसाइड किया गया, टाइम लिमिट। ओवरनाइट फंड, ओवरनाइट, ओवरनाइट कैसे समझाऊं, जो 24 आवर्स, एक मिनट में मैं ही देख लेता हूँ।
देखिए, ओवरनाइट जो फंड होते हैं वो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट होते हैं, लोअर रिस्क होते हैं, और जिनकी मैच्योरिटी एक दिन की भी होती है, जस्ट 1 डे। ठीक है। ओवरनाइट फंड एक दिन होती है उसकी मैच्योरिटी। ठीक है। आपको इसके अलावा टोटल एक्सपेंस रेशो भी बताना है कि आपका टोटल खर्चा कितने वाला आने वाला है। ठीक है। एनएवी के इम्पैक्ट, जो आपकी एनएवी को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है। SEBI has mandated that asset management companies should prominently disclose on a daily basis the total expense, स्कीम वाइज और डेट वाइज आपका कितना खर्चा आ रहा है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि उसमें तो लेते ही है ना एक्सपेंस रेशोस। एएमसी को ऑल्सो अपडेट करना इन्वेस्टर को, अगर आपका एक्सपेंस रेशो बढ़ता है या कुछ भी प्लस माइनस होता है। ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टीईआर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज एग्जिबिटेड। ये टीईआर है, टोटल एक्सपेंस रेशो। अब टीईआर आएगा एग्जाम में, फुल फॉर्म तो भूल मत जाना, टोटल एक्सपेंस रेशो बोला जाता है इसको। ठीक है। आपको पूरा अपडेट देना है अगर आपका टोटल एक्सपेंस रेशो अगर चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टर्स को बताना है आपका कितना खर्चा आ रहा है स्कीम वाइज और डेट वाइज, ये भी बताना है आपको। ठीक है। ये सब चीजें पूरी डिटेल में आपको बतानी है। स्कीम वाइज डैशबोर्ड होना चाहिए म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में। एएमसी को पब्लिश करना है स्कीम वाइज परफॉर्मेंस ऑन वेबसाइट। ठीक है। रेगुलर बेसिस में वेरियस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड है परफॉर्म ओवर वेरियस होल्डिंग पीरियड, तो उसका परफॉर्मेंस आपको अपने एएमसी की वेबसाइट में देना ही देना है। ठीक है। स्कीम का नाम, स्कीम का क्लासिफिकेशन, इक्विटी मल्टी कैप है क्या है, रिटायरमेंट फंड है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेम फंड मैनेजर कौन है, बेंचमार्क क्या है। ठीक है। ये सब चीजें आपको डैशबोर्ड में देनी है, और वो भी टेब्यूलर फॉर्म में होगा, ये भी याद रखिएगा, टेब्यूलर फॉर्म में। एग्जिट लोड कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली एंड एयूएम कितना है, असेट अंडर मेंटेनेंस। ठीक है। टीईआर कितना है, स्कीम इंसेप्शन डेट क्या है, मंथ एंड फोलियो क्या है आपका, स्कीम परफॉर्मेंस कितना है, रिस्कोमीटर भी बताना है। ठीक है। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर देना है, आपने पोर्टफोलियो में कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है। म्यूचुअल फंड और एएमसी सेल डिस्क्लोज पोर्टफोलियो एज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में बताना है। हाफ ईयरली फॉर ऑल देयर स्कीम ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट, ऑन वेबसाइट ऑफ एमफी विद द 10 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईच मंथ, हाफ ईयरली इन यूजर फ्रेंडली एंड डाउनलोडेबल स्प्रेडशीट फॉर्मेट। ठीक है। फिनेंशियल रिजल्ट भी आपको बताना है, आपको कब बताना है, March 31 और सितंबर में, ऑन ऑडिट फिनेंशियल रिजल्ट ऑन द वेबसाइट। ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट इन द रेफरेंस विल बी पब्लिश बाय द फंड एट लीस्ट वन न्यूज इंग्लिश, और वही सेम एक रीजनल लैंग्वेज में, जहां हेड ऑफिस कहाँ का, जहां पे उनका हेड ऑफिस है वहां की रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर भी देना है आपको। ठीक है। डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू चेंज इन कंट्रोल ऑफ एएमसी, आपका अगर कोई भी चेंज हुआ है एएमसी में, ठीक है, कोई भी अनदर पर्सन आप के कंट्रोल में चला गया है, या आपने आपने हैंड ओवर किया है दूसरे पर्सन को, तो शुड बी फाइल्ड बाय द ड्राफ्ट लेटर एंड ईमेल सेंड टू द यूनिट होल्डर। सेबी को भी बताना है और आपको इन्वेस्टर्स को भी बताना है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी देनी है न्यूज़पेपर में। ठीक है।
है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा कि नहीं? दिमाग की बत्तियां खुल गई होंगी कि क्या चीज है सर, ये सब कहाँ हो पाएगा हमसे। वैसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते जितना है, ये केवल आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने के लिए है। अगर मैं इसको नोट्स दे के पढ़ाऊं इस चैप्टर को, तो मेरा काम तो इजी है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है सर, अपेंडिक्स 4 5 6 है क्या, उसको डिटेल में समझोगे तो याद रहेगा। हल्के में लेके चलोगे, केवल अपेंडिक्स 4 में ये है, 5 में ये है, 6 में ये है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। फिर मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, तो इंग्लिश नेशनल वाइड और एक रीजनल लैंग्वेज जहाँ हेड ऑफिस है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी डिटेल में समझाना जरूरी है। एसएआई का फुल फॉर्म क्या है, एसआईडी का फुल फॉर्म क्या है, ये सब पूछता है। इतने डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन होगा। और ट्रस्ट मी, इसको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है इसको। ठीक है, इसीलिए चैप्टर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।